Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर। चलिए मैं आप लोगों को आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी मेक यू रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक्स। आप लोगों को पता है कि प्रेजेंटली विद इन दिस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वी आर डिस्कसिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स हमने लास्ट क्लास में ही स्टार्ट करा था। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन and you know now कि this mutual sharing is only possible by the overlapping of valence atomic orbitals and अब आपको ये भी पता है कि mutual sharing का मतलब क्या होता है। mutual sharing implies कि the valence electrons of both the elements comes under the influence of both the nuclei। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं हो रहे होते हैं तब तक इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटॉमिक न्यूक्लियस से ही अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वंस द इलेक्ट्रॉन गेट शेयर्ड then both the valence electron comes under the influence of both the nuclei और वो तभी हो सकता है जब ओवरलैपिंग हो जाए। इसी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करा था, द VSEPR थ्योरी, द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जिस थ्योरी का प्राइम पर्पस ये था कि जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप, ज्योमेट्री, उनका एंगल कैसे पता लगता है। आज की डेट में हमें कैसे मालूम है कि वाटर की शेप क्या होती है, अमोनिया की शेप क्या होती है, जितने भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, वो सब कैसे पता लगे। ठीक है, तो VSEPR थ्योरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी जो VSEPR थ्योरी को समझने के लिए बहुत जरूरी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। आई होप वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब भी दो एलिमेंट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करते हैं तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर विच हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन म्यूचुअल शेयरिंग, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं उन्हें तो हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, या शेयर्ड पेयर भी बोलते हैं। लेकिन हर एलिमेंट के पास प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बचे रह जाएं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बट दे स्टिल बिलोंग्स टू द वैलेंस शेल। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर नॉट इन्वॉल्व इन म्यूचुअल शेयरिंग आर कॉल्ड लोन पेयर्स। ठीक है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जो दो दो न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं, उनसे तो बनते हैं बॉन्ड पेयर्स। और वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो अभी भी एक सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ही होते हैं उन्हें कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि सब लोगों को बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. ओके, एक मिनट वेट करिए। यस, उसके बाद मैंने आपको VSEPR थ्योरी स्टार्ट करवाई थी और मैंने आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में ये बताया था कि दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय Gillespie and Neom in 1957 and the basic purpose behind this theory was to determine the shape and geometry of various covalent molecules। और according to Gillespie and Neom ये जो पूरी थ्योरी है जिससे हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री पता लगाएंगे, दिस एंटायर थ्योरी इज बेस्ड अपॉन थ्री पोस्टुलेट्स। तीन बहुत ही सिग्निफिकेंट पोस्टुलेट्स पे थ्योरी बेस्ड है। वो तीनों पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न देम क्योंकि वो एग्जाम में थ्योरेटिकली भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला पोस्टुलेट मैंने आपको ये बताया था कि द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। एंड व्हेन वी से ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्लूड बोथ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ये सराउंडिंग एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, ये सेंट्रल एलिमेंट पे डिपेंड करता है। सेंट्रल एलिमेंट के आसपास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इस बात पे डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। कैसे डिपेंड करता है वो हम समझेंगे पूरी थ्योरी में, लेकिन पहला पोस्टुलेट यही कहता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम दोज विल डिसाइड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल। फिर दूसरा पोस्टुलेट इज क्वाइट ऑब्वियस, सिंपल पोस्टुलेट है लेकिन क्वाइट ऑब्वियस भी है। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि दिस इज क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि एक सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं दे वुड रिपेल ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल करते होंगे क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और रिपल्शन से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, बट कोई भी मॉलिक्यूल नहीं चाहता कि वो अनस्टेबल रहे। एवरी मॉलिक्यूल टेंड्स टू अटेन मोर एंड मोर स्टेबिलिटी। तो सेंट्रल एटम की ये कोशिश होती है कि वो सेंट्रल एटम अपने आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उन्हें एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रखना चाहता है इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपल्शंस बिटवीन। ठीक है, तो मैंने सेकंड पोस्टुलेट आपको यही लिखाया था कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम रिपेल्स ईच अदर
and consequently they tend to remain as far apart as possible from one another in order to minimize the repulsions between them. Second postulate भी clear है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. And the third postulate that has to be learned, again वो भी बहुत important postulate है. देखिए ये तो फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सिव इंटरैक्शंस भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होते हैं. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्शन एग्जिबिटेड होता है लोन पेयर के बीच में, उससे थोड़ा कम रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, एंड लीस्ट रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में. ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑफ रिपल्शन आपको याद रखना. आफ्टर दीज थ्री पोस्टुलेट्स वी स्टार्टेड विद दिस थ्योरी. हम लोगों ने ये थ्योरी स्टार्ट कर दी थी एक टेबल की फॉर्म में. मैंने आपको बताया था ये जो टेबल है ना, ये अभी आपके 3-4 पेजेस तक आपको इसे ड्रॉ करना होगा, और इस पूरे टेबल में कम से कम 14 से 15 एग्जांपल्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा. लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद 3 ही एग्जांपल डिस्कस करे थे, लेकिन देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं. देखिए सबसे पहला एग्जांपल हमने दिया था 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का. सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, कोई भी ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसकी आपको शेप पता लगानी है, इफ देयर इज एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसकी आपको शेप या ज्योमेट्री पता लगानी है, उसमें सेंट्रल एटम के आसपास मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो होंगे ही. 1 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला कोई भी एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ऐसा एग्जांपल, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी आपको शेप पता लगानी है. कैन एनीबडी टेल मी, क्या कोई ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो सकता है जिसकी हम शेप भी पता लगाना चाहते हैं और वो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता हो, बस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर? कोई ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है? एक बार ट्राई कीजिए अगर आपके माइंड में आ रहा है कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है. एनीबडी? देखिए एक एग्जांपल अगर आप सोचोगे ना, ऐसा मिल जाएगा जिसमें एक 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लेकिन उसकी फिर आपको कोई शेप नहीं पूछेगा, एंड दैट इज H2. हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, तो आप देखिए H2 के मॉलिक्यूल में बस एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एंड दैट इज अ बॉन्ड पेयर. ठीक है, कोई लोन पेयर भी नहीं है. लेकिन H2 इज अ सिंगल एलिमेंट. H2 कोई कंपाउंड थोड़ी ना है. हमें तो कोवेलेंट कंपाउंड की शेप्स पता लगानी है, उनकी ज्योमेट्री, उनके एंगल्स पता लगानी है. H2 तो एक सिंगल एलिमेंट है, उसकी कोई शेप थोड़ी ना पूछेगा. एलिमेंट की शेप थोड़ी ना पता लगाते हैं, कंपाउंड्स की शेप पता लगाते हैं. कोई कंपाउंड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है. अगर आपको लगता है HCl, अच्छा आप में से किसी को लगता है कि HCl एक ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो? लगता है आपको? टेल मी, बोलो. सर कोवेलेंट नहीं है. कोवेलेंट है HCl, कोई आयनिक थोड़ी ना है. हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है. HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. लेकिन ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या इसमें? देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप शेप एंड ज्योमेट्री किस टाइप के मॉलिक्यूल्स की पता लगाते हो, पहले तो आपको वो समझना पड़ेगा. शेप एंड ज्योमेट्री उस टाइप के मॉलिक्यूल की पता लगाई जाती है जिनमें एक सेंट्रल एटम होता है और उसको सराउंड करने वाले कुछ एलिमेंट होते हैं. क्या इसमें आपको लगता है कि कोई सेंट्रल एटम है? देखो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके एक एंड पे एक एटम लगा हुआ है, दूसरे एंड पे दूसरा एटम लगा हुआ है, तो वो तो ऑब्वियसली लीनियर ही होगा. उसमें शेप की बात ही कहां से आ जाएगी? समझ रहे हो आप इस चीज को? देखो इसमें पहली बात तो कोई सेंट्रल एटम नहीं है. ठीक है, हाइड्रोजन को भी सेंट्रल मान सकते हो, क्लोरीन को भी सेंट्रल मान सकते हो, एक एक या दोनों. और दूसरी चीज, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखो तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. 7 में से उसने एक शेयर कर रखा है हाइड्रोजन के साथ, तो इस पूरे एंटायर मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं. उन 4 में से 3 लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है. सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर वाला तो ये भी एग्जांपल नहीं. समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो कम से कम मिनिमम एग्जांपल भी अगर आपको कोई मिलेगा ना, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वाला, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला मिलेगा. 1 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा. तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, BeCl2. और BeCl2 में आपको पता है कि बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के साथ म्यूचुअली शेयर कर लेता है. तो BeCl2 में बेरिलियम के आसपास 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं. मैंने इसके नीचे आपको लिखवाया था ऑल बॉन्ड पेयर्स. दीज आर ऑल यस सर. बॉन्ड पेयर्स, कोई लोन पेयर नहीं. 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है.
अब आप खुद सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन होता होगा, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इन दोनों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहिए, और दो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री होता है। एंड दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर 180 डिग्री अपार्ट रहेंगे तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर होगी। तो BeCl2 का केस सब लोगों को समझ में आ गया था? Yes, sir. दैट वाज अ लीनियर मॉलिक्यूल, 180 डिग्री का एंगल, और शेप एंड ज्योमेट्री को बोलेंगे लीनियर। देखो अभी आप में से काफी लोगों को क्या, मुझे लगता है सभी को ये नहीं मालूम होगा कि शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या होता है। आप में से काफी लोग एक जनरली यही सोचते हो कि शेप बोल लो या ज्योमेट्री बोल लो एक ही बात है, लेकिन एक बात नहीं है। शेप इज अ डिफरेंट थिंग एंड ज्योमेट्री इज अ डिफरेंट थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें शेप और ज्योमेट्री एक ही होती है, ठीक है। शुरू के 3 एग्जांपल्स जो मैं आपको करवा रहा हूं, जो हमने ऑलरेडी कर ही लिए लास्ट क्लास में 3 एग्जांपल, उनमें शेप और ज्योमेट्री एक ही बात है। लेकिन 4th एग्जांपल ऑनवर्ड आप देखेंगे शेप एंड ज्योमेट्री दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे चाहे आपसे BeCl2 की कोई शेप पूछे या BeCl2 की कोई ज्योमेट्री पूछे, आप दोनों केस में लीनियर ही बताओ, ठीक है। फिर मैंने आपको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला एग्जांपल बताया था। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला एग्जांपल वाज BeCl3। BeCl3 में बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और वो तीनों एक एक क्लोरीन के साथ शेयर कर लेते हैं। तो बोरॉन के आसपास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को मैक्सिमम कितने एंगल पे रखा जाए कि रिपल्शन कम से कम? तो 3 चीजों के बीच में इन स्पेस मैक्सिमम एंगल 120 डिग्री का बन सकता है। सो दैट्स व्हाई बोरॉन क्या करता था, बोरॉन सेंटर में अलाइंड होता था और 3 क्लोरीन को 120 डिग्री के एंगल पे अलाइन कर लेता था। जस्ट बिल्कुल ऐसा इमेजिनेशन करिए कि एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे तो बोरॉन बैठा हुआ है एंड अलोंग द 3 वर्टिसेस 3 क्लोरीन डायरेक्ट है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो और आप इसे ऐसे भी बना सकते हो कि एक ट्रायंगल बनाए, उस ट्रायंगल के सेंटर पे बोरॉन और 3 वर्टिसेस पे 3 क्लोरीन। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। सो जब भी किसी सेंट्रल एटम के आसपास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री या शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर। और मैंने आपको 4 वाला केस भी करवा दिया था, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते हैं, उसका एग्जांपल था मीथेन, ठीक है। अब देखिए मीथेन में आप सब लोगों से मैंने पूछा था कि कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करें, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। मैंने आप लोगों से पूछा था कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है, तो लास्ट क्लास में आप में से काफी लोगों ने बोला 90 डिग्री। लेकिन देखिए 90 डिग्री तो तब हो सकता है ना जब एक प्लेन में ही रखें आप। अगर आप आउट ऑफ द प्लेन जाए, ठीक है, तो 90 से भी ज्यादा एंगल बना सकते हैं। कोशिश करनी है हमें, हर सेंट्रल एटम की यही कोशिश रहती है कि वो जितना वाइडर एंगल डेवलप कर सकता है अपने बॉन्ड्स के बीच में, उतना वाइडर एंगल डेवलप करेगा, चाहे उसे आउट ऑफ द प्लेन ही क्यों ना जाना पड़े, ठीक है। सो 90 डिग्री पे तो बहुत रिपल्शन होंगे अगर 90 डिग्री के एंगल पे कार्बन अपने बॉन्ड्स बनाएगा। तो कार्बन की कोशिश रहती है कि वो अपने एंगल्स को 90 डिग्री से भी ज्यादा अपार्ट रखे। आप देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ये मीथेन की ज्योमेट्री है जिसमें सेंटर में ब्लैक वाला एटम कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन, और C से निकलने वाला ये CH बॉन्ड और ये CH बॉन्ड। आप देख सकते हो ये एंगल देखने में ही लग रहा है ना 90 डिग्री से ज्यादा। दिस इज 109.5 डिग्री एंड दिस इज अ वेरी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। चाहे इन दोनों के बीच में देख लीजिए, इनके बीच में भी उतना ही एंगल है 109.5 डिग्री, चाहे इन दोनों के बीच में देख लीजिए, इनके बीच में भी उतना ही एंगल है, चाहे आप ऐसे करके देख लीजिए, किसी भी दो आइटम्स के बीच में सेम एंगल है 109.5 डिग्री का। तो इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो एंगल होता है इसका नाम भी टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। और इसे हम बोर्ड पे या पेपर पे ऐसे बना सकते हैं, देखो इसे आप चाहो तो ना इसे 3 डायमेंशनली भी बना सकते हो आप ऐसे। इस टाइप के डायग्राम्स को पता है कि क्या कहते हैं, किसी ने पढ़ा अपने स्कूल में? ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस टाइप के डायग्राम्स को क्या कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है? These are called the wedge and dash projection. Wedge and dash projection. इसे बोलते हैं वेज, इसे बोलते हैं डैश। आपको पता है ये एक चीज वेज क्यों दिखा रखी है, एक चीज डैश क्यों दिखा रखी है?
वेज का मतलब है ये थोड़ा डार्क दिख रहा है, डार्क दिख रहा है क्योंकि ये आपके ज्यादा पास आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट द बोर्ड। और ये जो डैश है ये हल्का दिख रहा है क्योंकि ये बोर्ड के पीछे जा रहा है, ये हमसे दूर है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, इस चीज से रिलेट करो। ये जो मैं थोड़ा और पास लाता हूं आपके, ये जो मैंने मॉलिक्यूल होल्ड कर रखा है ना, इसे रिलेट करो। देखिए ये ब्लैक वाला एटम और ये ब्राउन वाला एटम, ये तो एक ही प्लेन में है, लेकिन ग्रीन वाला थोड़ा बाहर को निकला हुआ है ना, तो ग्रीन वाला थोड़ा पास से दिख रहा होगा आपको, व्हाइट वाला दूर से दिख रहा होगा, ग्रीन वाला थोड़ा पास से दिख रहा होगा। तो ग्रीन वाले को हमने वेज से रिप्रेजेंट करा है, व्हाइट वाला थोड़ा पीछे जा रहा है आपसे, उसे हमने डैश से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, एक 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन देने के लिए हम इस टाइप का डायग्राम बनाते हैं। वेज वाला इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, डैश वाला इज गोइंग बिहाइंड। ये तीन एक ट्राइपॉड के 3 लेग्स की तरह है और बिल्कुल ऊपर उठा हुआ है। सो एवरीबॉडी गॉट दिस? समझ में आया ये स्ट्रक्चर किस तरह का है? यस सर। Yes, sir. sir. ये 109.5 डिग्री का एंगल होता है। तो मैंने मेरे ख्याल से यहां तक आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इस ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखिए आज हम और भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे इस टाइप के। ये 4 वाला केस हमने देखा, लेकिन 4 वाले और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। सो अभी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले हमें और भी केसेस स्टडी करने हैं। जैसे मीथेन एक 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस है। क्या आपके माइंड में कोई और एग्जांपल आ रहा है जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस हो? कैन एनीबॉडी टेल मी एनी अदर एग्जांपल विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर? नहीं, NH2 पॉजिटिव नहीं। एनीथिंग एल्स? Ammonia. अमोनिया, बिल्कुल सही बताया आपने अकेला, अमोनिया NH3। देखिए ये मैं ऊपर के 2 मिटा देता हूं, नोट करिएगा ध्यान से, मतलब अभी कॉपी में नोट मत करिए, बोर्ड पे देखिए ध्यान से। 4th एग्जांपल लेते हैं हम, अमोनिया। सब लोगों को याद है अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 3। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन के साथ इसने ये शेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर लिया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 1 2 3, 3 तो हो गए बॉन्ड पेयर और एक ये बैठा हुआ है लोन पेयर। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस हो गया ना ये भी। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे चारों के चारों बॉन्ड पेयर नहीं, लेकिन हमें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से मतलब है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्लूडिंग बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये वाला जो 4 वाला केस था, इसमें चारों के चारों बॉन्ड पेयर थे मीथेन। अमोनिया एक ऐसा 4 वाला केस है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो 4 वाला ये वाला केस देखते हैं, 3BP एंड 1LP, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ऐसा केस। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया मीथेन से ही रिलेट करनी है सारी चीजें, जैसे मीथेन में करा था। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी किसी सेंट्रल एटम के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो 4 चीजों के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है? बताओ। 109.5 डिग्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो अमोनिया भी वैसी ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अज्यूम करने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट हर वो मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, उन सब की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि 4 चीजों के बीच में मैक्सिमम एंगल वही होता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। अमोनिया में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जरूर है, ठीक है, अमोनिया में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जरूर है मीथेन की तरह, लेकिन उन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड तो 3 ही बना रहे हैं ना, एक तो लोन पेयर है खाली बैठा हुआ है। ठीक है, तो अमोनिया में एक लोन पेयर है। अब ये मैंने ऐसा क्यों बनाया है, आपको याद होगा शेप ऑफ s ऑर्बिटल्स एंड p ऑर्बिटल्स मैंने आपको करवाई थी। तो ये मैंने एक ऑर्बिटल बनाया है जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, लेकिन वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना। सो दिस इज अ वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर, और 3 बॉन्ड जो बन रहे हैं वो ये, दीज आर द 3 बॉन्ड्स। ठीक है, तो द ओनली डिफरेंस इज दैट कि अमोनिया में ज्योमेट्री वैसी ही है जैसे मीथेन में थी, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे ऊपर भी एक बॉन्ड बन रहा था, यहाँ ऊपर बॉन्ड नहीं बन रहा, यहाँ पे एक लोन पेयर बैठा हुआ है अपने ऑर्बिटल में, बॉन्ड सिर्फ 3 बन गए। ठीक है, अब ये याद रखिएगा
यहां पे मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं ज्योमेट्री और शेप के बीच। अमोनिया की ज्योमेट्री कुछ और होती है, शेप कुछ और। ध्यान से सुनना सब लोग। While deciding the geometry, जब आप ज्योमेट्री डिसाइड करते हो ना, तो ज्योमेट्री में आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखते हो, इंक्लूडिंग बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर भी देखोगे, बॉन्ड पेयर भी देखोगे। तो अगर चारों को देखो, इसको 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 चारों को देखो, तो ये भी ऐसी ही ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो हम इसकी भी टेट्राहेड्रल ही बोले, लेकिन शेप में सिर्फ बॉन्ड्स देखे जाते हैं, ऊपर का लोन पेयर नहीं देखा जाता। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, सब लोग इधर देखिए मेरी तरफ। ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। मीथेन में ये कार्बन है, 3 बॉन्ड नीचे बन रहे थे, एक ऊपर बन रहा था। अमोनिया में क्या हुआ, अमोनिया में ऊपर बॉन्ड बनना बंद हो गया। ऊपर कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब कोई बॉन्ड नहीं बन रहा तो कोई फिजिकली तो कुछ होगा नहीं ना वहां पे। इलेक्ट्रॉन जरूर है, बट इलेक्ट्रॉन भी एक फिजिकल चीज की तरह नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो बस एक चार्ज होता है, ठीक है। तो ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, बट फिजिकली देयर इज नथिंग। बॉन्ड सिर्फ नीचे 3 बन रहे हैं। तो आप बताइए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को एक फ्लैट सरफेस पर रख दूं, तो ये शेप आपको क्या नजर आ रही है? ट्राइपॉड। दिस इज अ पिरामिडल शेप। तो अमोनिया की शेप पिरामिड है। शेप में आप सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हो, ऊपर का लोन पेयर नहीं देखते। ज्योमेट्री में आप बॉन्ड पेयर भी देखते हो, लोन पेयर भी देखते हो। काउंटिंग बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, हम इमेजिन करेंगे अगर यहाँ पे लोन पेयर भी कंसीडर करें, तो ये ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है जैसे मीथेन की होती है। लेकिन शेप में आप लोन पेयर नहीं देखोगे, क्योंकि लोन पेयर कोई फिजिकल पार्ट की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी थिंग, ठीक है। फिजिकली तो बॉन्ड, प्रैक्टिकली तो 3 ही बन रहे हैं, तो जो एक्चुअल शेप आ रही है वो सिर्फ बॉन्ड से आ रही है। तो शेप इसकी है पिरामिडल। अभी कुछ नोट नहीं करिएगा, अभी एक और चीज बतानी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, जब ये मीथेन था, while it was मीथेन, तो मीथेन में ये एंगल कितना था किसी भी दो बॉन्ड के बीच में? 109.5 डिग्री, ठीक है। और सारे बॉन्ड पेयर थे। लेकिन अब अमोनिया के केस में आ गया एक लोन पेयर। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक लोन पेयर लगा देता हूँ। लेट दिस बी अ लोन, ठीक है। ये खाली ऑर्बिटल है, उसमें एक लोन पेयर बैठा है और 3 है बॉन्ड पेयर। अब जस्ट इमेजिन करो, जब यहाँ लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन तो और भी ज्यादा होता है ना। पहले तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, तो एंगल था 109.5 डिग्री, लेकिन अब तो ऊपर लोन पेयर है। ऊपर बैठा हुआ लोन पेयर इधर से इस वाले बॉन्ड पेयर पे, इधर से इस वाले बॉन्ड पेयर पे और इधर से इस वाले बॉन्ड पेयर पे और ज्यादा रिपल्शन डालेगा, क्योंकि हमारा तीसरा पोस्टुलेट कहता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर। तो जब ये लोन पेयर और भी ज्यादा रिपल्शन इन तीनों पे डालेगा, तो ये तीनों ऊपर से दूर जाने के चक्कर में अंदर एक दूसरे के पास आ जाएंगे। उससे तो दूर हो जाएंगे क्योंकि उससे रिपल्शन बढ़ रहा है, तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा, ये भी अंदर की तरफ हो जाएगा, ये भी अंदर की तरफ हो जाएगा। और जब ये तीनों बॉन्ड अंदर की तरफ स्क्वीज्ड हो जाएंगे, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये डिक्रीज हो जाएगा। सही है। आप इसे इमेजिन करो, ये लोन पेयर इधर से इस पे रिपल्शन डालता है, इधर से इस पे रिपल्शन डालता है, आगे से इस पे रिपल्शन डालता है। तो जब ये लोन पेयर इन तीनों बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन डालेगा, तो तीनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे लोन पेयर से दूर होने के चक्कर में। और जब ये पास आएंगे, तो ये जो एंगल यहाँ पे 109.5 डिग्री था, वो थोड़ा सा स्क्वीज्ड हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो अमोनिया में ये जो एंगल हो जाता है, ये 107 डिग्रीज का हो जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। अमोनिया में बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल नहीं होता, ऑल्दो द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, बट स्टिल द एंगल दैट डज नॉट रिमेन टेट्राहेड्रल। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमोनिया में 109.5 डिग्री का एंगल होना चाहिए, लेकिन ऊपर बैठा हुआ लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे एक्स्ट्रा रिपल्शंस डालता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर अंदर की तरफ कंप्रेस्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एंगल कंप्रेस होके 107 डिग्री। तो बताइए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला ये केस, इसकी ज्योमेट्री, शेप और एंगल सब कुछ समझ में आया? Yes, sir. एवरीबडी, एक जना यस मत बोला करो, जितने स्टूडेंट हैं सब बताया। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। Yes, sir. तो इसे नोट करिए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला ये केस। सर जो CH4 का था वहां पे भी जो था एक वो लोन पेयर, CH4 में लोन पेयर थोड़े थे, ऑल बॉन्ड पेयर थे, अभी भी बने हुए देखो। सर नहीं, पर अगर ये उसका तो रहेगा ना कार्बन का, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के? वो होते ना इलेक्ट्रॉन 6। अरे 6 में से 2 तो अंदर होते हैं 1s2 में, वैलेंस तो 4 ही होते हैं। ऐसे तो इसमें 7 होते हैं टोटल, हमें वैलेंस देखने होते हैं। और किसी को भी कोई डाउट होता है? श्रेया, यस श्रेया, आपने हैंड रेज करा है।
Yes, sir. Sir, I have a question. आपने अभी बोला कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की वजह से इसके एंगल में डिक्रीज हो जाएगा, बट Yes. सर जिसमें लोन पेयर है, वी नो कि लोन पेयर का सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, तो जो लोन पेयर रिपल्शन होगा ऊपर से, तो वहां से ऑर्बिटल एक्सपैंड हो जाएगा एंड ड्यू टू दैट हाइड्रोजन का एंगल डिक्रीज हो जाएगा, वो भी रीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दो लोन पेयर नहीं है ना, यहाँ पे तो एक ही लोन पेयर है। आप कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो जिसमें दो लोन पेयर है? सर मैं इसमें पेयर की बात नहीं कर रही थी, लाइक नहीं, एक्चुअली श्रेया, आप एक ही पेयर के दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो शायद, है ना? यस सर। नहीं, एक पेयर का दूसरे पेयर से रिपल्शन देना है, एक ही पेयर के दो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन नहीं देखना, क्योंकि एक ही पेयर के दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं। रिपल्शन होता है एक ऑर्बिटल और दूसरे ऑर्बिटल के बीच में, समझ रहे हैं? रिपल्शन एक्चुअली एक ऑर्बिटल और दूसरे ऑर्बिटल के बीच में होता है, और दोनों ऑर्बिटल में दो अलग अलग पेयर है। सो ये एक सिंगल लोन पेयर है। ऐसे भी मॉलिक्यूल आएंगे अभी श्रेया जिसमें दो लोन पेयर होंगे, दो लोन पेयर, मान लीजिए एक लोन पेयर यहाँ होता है, एक लोन पेयर यहाँ होता है, तो लोन पेयर रिपल्शन और भी ज्यादा होता है। वो भी केसेस मैं बताऊंगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल में वो केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन की कोई बात यहाँ पे है ही नहीं। ओके सर। पक्का ना श्रेया? अच्छी तरह समझ में आया? यस सर। यस कृपा? यस सर। ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर जो हाइड्रोजन है, जितने भी हाइड्रोजन है, उन सबके बीच का एंगल भी 107 डिग्रीज ही होगा। देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कृपा ने, ठीक है? देखो ध्यान से सुनो, कृपा ने ये पूछा है कि बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है बॉन्ड पेयर के बीच। क्वेश्चन ये है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल भी वही होगा क्या? यही क्वेश्चन है ना कृपा? यस सर। अच्छा, ऐसा डाउट किसी और के माइंड में भी है? क्योंकि दिस इज अ कॉमन डाउट मेरे से अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं। यस सर। देखो, बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं? फर्स्ट यू शुड लर्न दैट बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स। यहां कोई बॉन्ड नहीं है, आप इस बात को समझिए, यहां पे खाली जगह है। इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अ चार्ज। इलेक्ट्रॉन को भी आप फिजिकली देखो, बॉन्ड बनता तो कोई कॉन्क्रीट चीज होती, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती, उसके साथ हम बॉन्ड मेजर करते, लेकिन यहाँ तो खाली जगह है, तो बॉन्ड किसके साथ मेजर करोगे आप? लोन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर का एंगल नहीं देखा जाता, एंगल हमेशा बॉन्ड एंगल देखा जाता है, बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में। ऊपर जब कुछ है ही नहीं, तो एंगल मेजर किसके साथ करना है हमें? आर यू गेटिंग दिस? यस सर। हाँ, ऊपर कोई कुछ फिजिकली है ही नहीं। आप अगर आपके मन में आ रहा है कि ऊपर एक ऑर्बिटल तो बैठा हो, तो ऑर्बिटल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑर्बिटल इज जस्ट एन इमेजिनरी थिंग, ठीक है? ऑर्बिटल तो एक पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है? तो हमेशा जो एंगल्स की बात करी जाती है वो फिजिकल बॉन्ड्स के बीच में करी जाती है, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड के बीच में। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कोई एंगल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, और ना कोई आपसे पूछेगा। बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल देखे जाते हैं। ओके, सो आई होप आप किसी को डाउट नहीं होगा। यस सर। ओके, सो ये आपने केस नोट कर लिया। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले 2 केसेस हो गए। अब हम एक 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस और है, वो भी हम पढ़ेंगे। देयर इज अनदर केस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। बताइए, जो लोग अपने स्कूल में पढ़ चुके हैं उन्हें जरूर मालूम होगा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला एक और केस। कैन एनीबॉडी टेल मी? टेट्राक्लोराइड? नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं। देखो, ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दूं, हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड में कुछ नया थोड़ी ना है, वो तो बिल्कुल मीथेन जैसा ही है। जैसा मैंने मीथेन बताया, फिर मैं HCF4 कौन सा? सर, ज़ेनॉन और आगे F4। नहीं, ज़ेनॉन के तो किसी भी कंपाउंड में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो ही नहीं सकते। श्रेया, किसने बोला था? सोनम, आपने? यस सर। सोनम, ज़ेनॉन के पास तो खुद ही अपने ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 4 पेयर तो उसके खुद के ही हो गए, ऊपर से वो किसी के साथ शेयर करेगा, तो वो तो 4 से ज्यादा वाले ही केस होंगे ज़ेनॉन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे, समझ रहे हैं? तो ज़ेनॉन के किसी भी केस में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 4 पेयर नहीं हो सकते। देखो, कुछ ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसका फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीके का हो, जिसमें हमें कुछ नया सीखने को मिले। त्रिशा, आपने बिल्कुल सही बताया। एक एग्जांपल होता है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला, H2O, ठीक है, वाटर, जो फॉर्मूले को देख के नहीं लगेगा आपको कि 4 वाला केस है। मीथेन से फॉर्मूला बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, इसका अमोनिया से फॉर्मूला बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, लेकिन जब आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो इसमें भी 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। तो आप देखिए, ऑक्सीजन के पास
वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ यहां शेयर कर लेता है, एक हाइड्रोजन के साथ यहां शेयर कर लेता है। तो आप देखिए ऑक्सीजन के आसपास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए कि नहीं, लेकिन उन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर अब की बार 2 हैं, लोन पेयर 2 हैं। ठीक है, तो 4 वाले हमने 3 केसेस देखे। देखो मीथेन में चारों के चारों बॉन्ड पेयर थे, अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आ गया, वाटर में 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ गए। 4 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वाले केसेस में वाटर इज H2O इज अनदर एग्जांपल, इसमें 2 BP एंड 2 LP हैं, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अब जरा ध्यान से देखिए, सुनना मेरी बात पहले, सब लोग मुझे बताइए कि अगर ऑक्सीजन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस रखने के लिए कौन सी ज्योमेट्री प्रिज्यूम करते हैं? टेट्राहेड्रल। 4 वाली हर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी मीथेन जैसा ही बनना चाहेंगे, ठीक है, बट मीथेन की तरह चारों बॉन्ड तो नहीं बनेंगे, बॉन्ड तो 2 ही बनेंगे, 2 लोन पेयर रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आप दिखा सकते हो कि एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 लोन पेयर बैठे हुए हैं और 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, या मैं आपको अगर प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो देखो ये अमोनिया था, मैंने ऑलरेडी ऊपर से एक बॉन्ड हटा रखा है और एक लोन पेयर लगा रखा है। ठीक है, ये तो अमोनिया था, अब मैं इसमें कोई एक बॉन्ड और हटा देता हूं, मान लीजिए एक बॉन्ड और हटा देता हूं और वहां पे भी एक लोन पेयर लगा देता हूं। ठीक है, तो आप देखिए ये जो मैंने मॉलिक्यूल बना रखा है, 4 में से अब 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं, बाकी के 2 लोन पेयर हैं। तो ये जो शेप ज्योमेट्री तो आप टेट्राहेड्रल ही बोलोगे, ज्योमेट्री में तो हम बॉन्ड भी देखते हैं और लोन पेयर भी देखते हैं, चारों को देखेंगे तो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप में आप सिर्फ बॉन्ड्स देखोगे, ऊपर के लोन पेयर नहीं देखोगे। अब ये जितना दिख रहा है आपको, इस शेप को आप क्या नाम दोगे? इस शेप को दोगे बेंट या एंगुलर, या तो आप इस शेप को एंगुलर शेप बोल सकते हो या बेंट शेप बोल सकते हो। एंड दैट्स व्हाई आपने देखा होगा जब मैं आपके सामने बोर्ड पे वाटर बनाता हूं तो ऐसे ही बनाता हूं, ऑक्सीजन बीच में और 2 हाइड्रोजन नीचे की तरफ। ठीक है, सो दिस इज वाटर। अब यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से लोन पेयर रिपल्शन से भी ज्यादा ध्यान दीजिए कि अब पहले अमोनिया के केस में तो एक लोन पेयर इन दोनों पे रिपल्शन डाल रहा था, अब 2 लोन पेयर हैं जो बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन डाल रहे हैं। इन 2 लोन पेयर से और भी ज्यादा रिपल्शन पड़ेगा बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर और पास आ जाएंगे तो एंगल और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, अमोनिया से भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा और एंगल कंप्रेस होके हो जाएगा 104.5 डिग्रीज। टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री होता था जब चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते थे, लेकिन अगर एक लोन पेयर आया तो एक लोन पेयर ने बॉन्ड्स पे रिपल्शन डाला, 107 हो गया। फिर एक और लोन पेयर आया, 2 लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर पे और भी ज्यादा रिपल्शन डाला, एंगल और कंप्रेस होके 104.5 डिग्री। अब बताइए इसमें कोई डाउट है? यहां पे मैं शेप एंड ज्योमेट्री लिख देता हूं। ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, शेप होगी बेंट या एंगुलर। Tell me very frankly if anybody has any doubt with respect to this. किसी को भी कोई डाउट? अक्षिता, अनुरिमा, अर्पित, आर्यन, दीक्षा, किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, इसे नोट करिए। जिज्ञासा, प्रीतम, वंश, यशस्वी, तेजल, सबको क्लियर है ना? यस सर। ओके, श्रेया, आपके माइंड में कोई डाउट तो नहीं है लोन पेयर रिपल्शंस को लेके या एनीथिंग? नो सर। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले और कोई केसेस नहीं, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको कहा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले और कोई केसेस नहीं होते, एग्जांपल्स तो हंड्रेड्स होंगे। एग्जांपल और केसेस में अंतर है। एग्जांपल तो बहुत सारे, जैसे अभी वंश ने बताया था CCl4, वो भी 4 वाला एग्जांपल है, लेकिन कुछ नया थोड़ी ना था, वो मीथेन जैसा ही तो था। ठीक है, तो केसेस एक्चुअली पॉसिबिलिटी सिर्फ 3 है।
4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले या तो आपको ऐसे मॉलिक्यूल मिलेंगे जिसमें चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे, उसमें सब कुछ मीथेन जैसा होगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले आपको वो केस मिलेंगे जिसमें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होंगे, वो सब अमोनिया जैसे होंगे, और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले आपको ये केस मिलेंगे जिसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे, वो सब वाटर जैसे होंगे। इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी, कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं। एग्जांपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जांपल ही नहीं तीनों में से किसी के जैसे होते होंगे, उनकी शेप भी, ज्योमेट्री भी, एंगल भी, सब कुछ ऐसा ही होता होगा। ठीक है, कोई नया केस नहीं होता, कोई ऐसा केस नहीं होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला जिसमें 1 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, ऐसा कोई केस नहीं। समझ रहे हैं? तो आई होप आप सब लोग को ये समझ में आया। अब हम 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले केस पे मूव करते हैं। कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में आ रहा है, कोई क्वेश्चन, तो बिल्कुल क्लियरली पूछ लीजिएगा। और टेल मी वन थिंग, क्या आप सब लोगों को ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर होती हैं, उनकी शेप और ज्योमेट्री एक ही बात होती है? यस सर। यस सर। जैसे पहले 3 एग्जांपल्स, BeCl2 में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर थे, कोई लोन पेयर था ही नहीं, तो उनकी तो शेप भी वही और ज्योमेट्री भी वही। ठीक है, हाँ, जहां लोन पेयर आ जाएगा वहां पे शेप बदल जाएगी, क्योंकि शेप में हम ऊपर का लोन पेयर नहीं देखते, सिर्फ बॉन्ड से नेट क्या शेप निकल कर आ रही है वो देखते। अब देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले केसेस भी बड़े इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड हैं। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला एक केस हम करेंगे PCl5। सब लोग बताइए मुझे, PCl5 में फास्फोरस के पास याद है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस 3s2 3p3 होता है लास्ट में, नाइट्रोजन के नीचे आता है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। आप याद करिए, एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल में मैंने हाइपरवैलेंट कंपाउंड में PCl5 का केस आपको बताया था, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, कि फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन पांचों एक एक क्लोरीन के साथ शेयर कर लें। आप बताइए, अगर ये पांचों एक एक क्लोरीन के साथ शेयर कर लें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 5। 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से भी आगे निकल गया, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, लेकिन 5 पेयर है। अब इन पांचों पेयर के बीच में रिपल्शन भी होता होगा, ये मैं ऑल बॉन्ड पेयर वाला केस बता रहा हूं, ऑल बॉन्ड पेयर, इन पांचों के बीच में रिपल्शन भी होता होगा। अब 5 चीजों के बीच में रिपल्शंस मिनिमाइज करने के लिए कितने एंगल पे उन्हें रखा जाए, कौन सी प्रोबेबल शेप या ज्योमेट्री प्रिज्यूम करी जाए ताकि रिपल्शंस कम से कम, वही बता सकता है जिन्होंने पढ़ा हुआ। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो भी बता पाएंगे, लेकिन सही आंसर नहीं बता पाएंगे, वो कुछ भी बताएंगे। बताइए, अच्छा पहले जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बताओ कि क्या लगता है 5 चीजों के बीच में मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है? सर 72 डिग्री। 72 डिग्री, हाँ, मतलब एक पेंटागन आपने कंसिडर कर लिया कि यहां पे बैठा होगा फास्फोरस और यहां 5 क्लोरीन होंगे, 360 डिवाइड बाय 5 बिकम 72, 72, 72, 72, 72। ये कह रहे हो आप? यस सर। देखिए, ये बिल्कुल सही इमेजिनेशन है आपके माइंड में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। देखिए, 72 ये आप एक प्लेनर मॉलिक्यूल कंसीडर करें, आप कंसीडर करो कि एक ही प्लेन में रखे, बट ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना मॉलिक्यूल के पास। मॉलिक्यूल एक प्लेन में क्यों रहेगा? उससे तो रिपल्शन मिनिमाइज करनी है, वो आउट ऑफ द प्लेन भी आ सकता है, जैसे मीथेन ने करा था। मीथेन में हमने 360 डिवाइड बाय 4 90 डिग्री के एंगल थोड़ी ना रखे थे, 90 से भी ज्यादा पॉसिबल थे। तो यहां पे भी कुछ नया करना है। 72 डिग्री तो बहुत छोटा एंगल है, 72 डिग्री पर रिपल्शन। देखो, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले केस में याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं ध्यान से, अब तक हमने जितने भी प्रीवियस एग्जांपल्स करे ना, उन सब में हमने सारे एंगल एक जैसे रखे। मतलब मीथेन में अगर 4 बॉन्ड थे तो चारों बराबर एंगल पे थे, 109.5 डिग्री हर एंगल। लेकिन मॉलिक्यूल ऐसा भी कर सकता है कि 2 अलग अलग एंगल्स, कुछ बॉन्ड्स के बीच में कोई और एंगल ले ले, बाकी बचे वो बॉन्ड्स के बीच में कुछ और एंगल ले, लेकिन वो जितने ज्यादा से ज्यादा एंगल ले सकता है उतना लेने की कोशिश करेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले केसेस क्या करते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। इनकी जो शेप और ज्योमेट्री होती है ना, वो होती है ट्रायगोनल, अभी नोट नहीं करना, सिर्फ देखिए, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। PCl5 क्या करता है? रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए, इमेजिन करो एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स पे फास्फोरस है, एंड अलोंग द 3 वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल 3 क्लोरीन आ जाते हैं। आप मुझे बताइए सबसे पहले तो कि अगर
along the three vertices of the triangle 3 क्लोरीन डायरेक्ट हो गए, तो हर बॉन्ड एंगल अभी कितना है? 120 120 120 120 120 डिग्री का एंगल है अभी इन तीनों के लिए। 120 डिग्री इज ऑब्वियसली मच ग्रेटर देन 72, ठीक है। और अभी तो 2 बॉन्ड्स और बचे हैं, बाकी के 2 बॉन्ड्स क्या करेंगे? एक फास्फोरस के परपेंडिकुलरली अबव द प्लेन, बोर्ड के बाहर निकला हुआ यहां ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलरली अबव द प्लेन, और एक बोर्ड के पीछे परपेंडिकुलरली बिहाइंड द प्लेन, जिसे हम डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाएंगे, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। देखो हम बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखाएंगे, लेकिन आपको ये जो वर्टिकल वाला है ना बाहर की तरफ इमेजिन करना है, और ये जो नीचे वाला है वो पीछे की तरफ इमेजिन करना है। और आप इसे इमेजिन करो कि ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला ऐसे होता है प्रैक्टिकली, बाहर की तरफ निकला। तो इमेजिन करो अगर मैं इस कॉर्नर से भी इसे कनेक्ट कर दूं, इस कॉर्नर से भी इसे कनेक्ट कर दूं, और इस कॉर्नर से भी इसे कनेक्ट कर दूं, तो क्या ऊपर एक पिरामिड बनेगा? Yes. बताओ, इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। और ऐसे ही ये तीनों कॉर्नर जब पीछे वाले क्लोरीन से पीछे भी कनेक्ट होंगे, तो पीछे भी एक पिरामिड बनेगा। Yes, sir. तो हम बोलेंगे ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो एक ऊपर पिरामिड बना हुआ है, एक पीछे पिरामिड बना हुआ है, बेस है ट्रायंगल, ट्रायंगल बेस के ऊपर पिरामिड बना है, सही है। सो इस ज्योमेट्री को ट्रायगोनल बायपिरामिडल बोलते हैं। इसमें 3 तरह के एंगल हैं, 3 तरह के, देखिए ध्यान से। ये जो ट्रायंगल के अंदर वाले क्लोरीन है, ये तो 120 डिग्री अपार्ट है, 120 डिग्री। ये जो परपेंडिकुलरली अबव और बिहाइंड द प्लेन है, वो इन तीनों से 90 डिग्री पे है, और ऊपर और नीचे वाले एक दूसरे से 180 डिग्री पे है। ये हर एंगल 72 से तो ज्यादा है, जो आप इमेजिन कर रहे थे एक ही प्लेन में 72 पे रख दिया जाए, उससे तो बेटर फिर यही वाला स्ट्रक्चर है। बेशक 3 अलग अलग तरह के एंगल है, लेकिन हर एंगल 72 से मच ग्रेटर है। अगर कोई इससे भी बेटर पॉसिबिलिटी हो पाती ना, तो PCl5 वो वाली ज्योमेट्री अटेन कर लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे बेटर कोई ज्योमेट्री नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रक्चर, स्टेबल स्ट्रक्चर। जब भी किसी सेंट्रल एटम के आसपास 5 बॉन्ड बनते हैं, तो वो यही करता है कि अपने 3 बॉन्ड्स को तो ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 120 डिग्री अलाइन करता है, और एक परपेंडिकुलरली अबव अलाइन करता है, एक परपेंडिकुलरली बिहाइंड द प्लेन अलाइन करता है। आपको इमेजिन करना है कि जो परपेंडिकुलरली अबव द प्लेन क्लोरीन होता है ना, ये इन तीनों कॉर्नर से अगर कनेक्ट करके एक आउटलाइन इमेजिन करेंगे, तो एक पिरामिड बनता हुआ ऊपर इमेजिन होगा, और एक पिरामिड पीछे बनता हुआ इमेजिन होगा। इसीलिए इस ज्योमेट्री का नाम ट्रायगोनल बायपिरामिडल। सब लोगों को यहाँ के एंगल्स और ये सब समझ में आ गया या नहीं? Yes, sir. देखो मैं हर चीज का आपको मॉडल दिखाऊंगा। ये मॉडल है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। आप सबसे पहले तो ये देखिए, जो सेंटर में ब्लैक वाला है ये फास्फोरस है, और ये वाले जो 3 क्लोरीन आपको दिख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 क्लोरीन, और ये ऊपर है परपेंडिकुलरली अबव द प्लेन, और ये परपेंडिकुलरली बिहाइंड द प्लेन। अगर मैं एक आउटलाइन बना के हर व्हाइट वाले को ज्वाइन कर दूं, तो एक ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिड बनेगा, और एक ट्रायंगल के नीचे एक पिरामिड बनेगा, तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। इसमें ऊपर और नीचे वाला, ध्यान से सुनना, ये मैं लिखवाऊंगा भी आपको, लेकिन अपने आप मत लिखना, मैं खुद लिखवाऊंगा। ये जो ट्रायंगल के अंदर वाले 3 बॉन्ड्स होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो 120 डिग्री अपार्ट होते हैं, और जो परपेंडिकुलरली ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड्स होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। परपेंडिकुलर बॉन्ड्स आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स, एंड ट्रायंगल के वर्टिसेस पे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो क्या हम कह सकते हैं PCl5 में 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं? Yes. 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, एक्सियल से एक्सियल का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, और एक्सियल से इक्वेटोरियल का बॉन्ड होता है 90 डिग्री। ये सब मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, पहले बना लीजिए। बना लिया? ड्रॉ करो। यस सोनम, डाउट बताइए। सर इसका शेप नहीं हुआ कुछ। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है ना सोनम। लोन पेयर अगर होता तो शेप बदल जाती, अभी तो शेप और ज्योमेट्री सेम ही रहेगी, बिकॉज सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। ओके सर। शेप भी यही बोलेंगे, ज्योमेट्री भी यही बोलेंगे। हर उस मॉलिक्यूल में शेप एंड ज्योमेट्री सेम है जहां पे कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर। आमेश, दीपांशु, ध्रुव, कोई डाउट तो नहीं है? करण, कृष्णा, No, sir. नो सर। स्वास्तिका, नो सर।
नोट कर लें तो बता दीजिएगा, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ। डन सर। तो डन। Okay. चलिए देखिए, अभी मेरे को PCL 5 के बारे में बहुत कुछ और समझाना है आपको। इससे पहले कि हम आगे मूव करें, इसके बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। देखिए, एक बार मैं ये डायग्राम ना फिर बना रहा हूं आपके सामने। आप लोगों ने एक ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल के सेंटर पे फास्फोरस बनाया, 3 क्लोरीन ऐसे बनाए। एक मैंने आपको बताया परपेंडिकुलरली अबव द प्लेन है, जिसे आप ऐसे दिखा रहे हो। एक परपेंडिकुलरली बिहाइंड द प्लेन है, जिसे आप ऐसे दिखा रहे हो। अब ये बात बताओ मुझे, टेल मी वेरी फ्रैंकली, ये वाला जो बॉन्ड है, कौन कौन इस बॉन्ड को इस बाउंड्री के अंदर क्रॉस करता हुआ यहां तक ले गया इस लाइन को? क्या आप में से कोई? मैंने बनाया था, जो आपने ऐसा बना लिया अपने मन से, बनाया था। देखिए, जो मैं बना रहा हूं वही बनाइए ना अपने मन से, मॉडिफिकेशंस क्यों कर रहे हैं उसमें? ये लाइन अंदर तक नहीं आएगी। अगर आप ऐसे बनाए तो इस छोटी सी बात के लिए आपका पूरा स्ट्रक्चर कट कर दिया जाएगा। आपको मालूम है ये लाइन अंदर तक क्यों नहीं आएगी? क्योंकि दिस इज अ टॉप व्यू, आप ऊपर से देख रहे हो मॉलिक्यूल। जब आप ऊपर से देख रहे हो ना इस ट्रायंगल को, तो आपको ऊपर वाला तो टच करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नीचे वाला टच करता हुआ थोड़ी नजर आ रहा है। नीचे से जाकर देखोगे तब नजर आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? इमेजिन कर रहे हो, ये जो ट्रायंगल है ये फ्रंट फेसिंग ऐसे रखा हुआ है आपके सामने। ऊपर वाला बॉन्ड तो पूरा टच करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पीछे वाला आ रहा है टच करता हुआ नजर, वो इस ट्रायंगल की बाउंड्री के पीछे से जा रहा होगा। वो भी फास्फोरस तक रहा होगा, लेकिन वो इसके पीछे से जा रहा होगा। तो आपको यही रोक देना है। एवरीबॉडी गेटिंग दिस और नॉट? यस Yes, sir. सर। यस सर। तो इसे कट करके अंदर तक मत बना दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, बिल्कुल काट देते हैं टीचर्स इसे। सो ये बाउंड्री यहीं पे रोक दीजिएगा, ये जो नीचे वाला बॉन्ड है। दूसरी चीज, आपकी अगर यहीं पे जगह है तो यहीं पे, नहीं तो अलग से कहीं लिख लेंगे। ये वाले जो ऊपर और नीचे वाले 2 बॉन्ड्स होते हैं, या मैं लिखवा देता हूं थ्योरेटिकली। आपने टेबल बना रखा है, टेबल के अंदर ही लिख लो, इसी कॉलम में लिख लो नीचे, इन PCl 5 the 2 perpendicular bonds are called axial bonds. The 2 perpendicular bonds are called axial bonds. AXIAL, axial bonds. And the 3 planar bonds, जो एक ही प्लेन में है, the 3 planar bonds are called equatorial bonds. Are called equatorial bonds. ये भी क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, वो टेबल के अंदर ही कहीं हम लिख लेंगे, या टेबल के बाहर जहां तक आपने टेबल ना बनाया उसके बाद कहीं लिख लेना, लेकिन पहले सुन लो। देखिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी एक मॉलिक्यूल जब बनता है, जैसे मैंने मीथेन का एग्जांपल दिया आपको, या कोई भी वाटर हो, मीथेन हो, अमोनिया हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारी बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, वो बराबर होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई बॉन्ड बड़ा है, कोई छोटा है लेंथ में, क्योंकि ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब एलिमेंट सेम है तो लेंथ भी सेम होनी चाहिए, ठीक है? तो PCl 5 में आल्सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ऑल द 5 बॉन्ड शुड बी ऑफ सेम लेंथ। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड भी उसी लेंथ के होने चाहिए, एक्सियल बॉन्ड भी उसी लेंथ के होने चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो थ्योरेटिकली पूछा जाता रहा है, अब ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी किसी ना किसी तरह से पूछा जाएगा कि ऑल द 5 बॉन्ड्स इन PCl 5 आर नॉट इक्विवेलेंट। PCl 5 में देखा गया कि पांचों लेंथ एक जैसी नहीं होती। ये देखा गया है कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ना, दे आर स्लाइटली लॉन्गर एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली शॉर्टर। इसका रीजन पूछा जाता है। The 2 axial bonds are slightly longer and the 3 equatorial bonds are slightly shorter. There are 2 types of length. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पांचों लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन पांचों एक जैसी होती नहीं है, 2 अलग अलग तरह की लेंथ होती है। अब मैं पहले आपको रीजन बताता हूं इसका, ध्यान से देखिए, ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाले जो 3 बॉन्ड पेयर हैं, इन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि ये इक्वेटोरियल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स, आप सब लोग मुझे बताओ, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर दूसरे इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर से कितने एंगल अपार्ट है? 120. 120 120 120 डिग्री। एंड 120 डिग्री इज अ सफिशिएंटली लार्जर एंगल
120 डिग्री पे ये एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को बहुत ज्यादा रिपेल नहीं करता हो, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड पेयर है द एक्सियल बॉन्ड पेयर, ये एक्सियल बॉन्ड पेयर इन तीनों इक्वेटोरियल से 90 डिग्री अपार्ट होगा कि नहीं होगा? इससे भी 90 डिग्री, इससे भी 90 डिग्री, इससे भी 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहां निकला हुआ है। मानते हो एक्सियल बॉन्ड पेयर तीनों इक्वेटोरियल से 90 डिग्री अपार्ट होगा? यस सर। तो एक इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर दूसरे इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर को उतना रिपेल नहीं करता होगा जितना एक इक्वेटोरियल एक्सियल वाले को करता होगा, क्योंकि ये छोटा एंगल है, यहाँ पे पास पास आ गए, तो ये तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर मिलके ये भी इस पर रिपल्शन डालेगा, ये भी इस पर रिपल्शन डालेगा, ये भी इस पर रिपल्शन डालेगा। मानते हो? यस सर। और जब ये तीनों प्रैक्टिकली इमेजिन करें बाहर की तरफ निकला हुआ है, जब ये भी ऊपर वाले बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन डाल रहा है, ये भी और ये भी, तो इन तीनों से रिपल्शन पड़ने की वजह से यहाँ जो बॉन्ड पेयर होता है ना वो और पीछे की तरफ चला जाता है, और जब वो और पीछे की तरफ चला जाएगा तो वो बॉन्ड लेंथ बाहर की तरफ स्ट्रेच्ड हो जाएगी। समझ रहे हैं आप इस चीज को? इसी तरह से ये तीनों बोर्ड के पीछे इस वाले बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन डालती है तो वो भी और पीछे चला जाता है, तो बॉन्ड एंगल्स आर स्लाइटली स्ट्रेच्ड आउटवर्ड। जो एक्सियल बॉन्ड है ना वो थोड़ा और बाहर की तरफ खिंच जाते हैं, क्योंकि तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर दो एक्सियल बॉन्ड पेयर पे एक्स्ट्रा रिपल्शन डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टर एंगल। इक्वेटोरियल पे उतना रिपल्शन नहीं डाल, लेकिन इक्वेटोरियल एक्सियल पे ज्यादा रिपल्शन डाल रहा है, यानी कि कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो PCl5 होना चाहिए था ऐसा, वो हो जाता है ऐसा। आप देखिए, ये देखिए तीन अंदर के बॉन्ड देखिए और ऊपर नीचे वाले देखिए, आपको देखने नहीं नजर आ रहे होंगे ऊपर नीचे वाले लंबे बॉन्ड्स हैं, बड़े बॉन्ड्स हैं, होने चाहिए थे ऐसे, पांचों बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन ऊपर और नीचे वाले थोड़े एक्स्ट्रा लॉन्गर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर इस एक्सियल बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन डाल देते, जिसकी वजह से ये थोड़ा पीछे की तरफ चला गया और ये भी थोड़ा पीछे की तरफ चला गया, तो ये बाहर वाले बॉन्ड एक्सटेंडेड हो गए। सो बताइए सबको बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब आप इसे जगह बनाओ, कहां लिखोगे? टेबल के अंदर ही लिखोगे या टेबल के बाहर लिखोगे? लेकिन एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, कहीं पे भी लिख लीजिए। अभी टेबल में हमें और भी बहुत सारे एग्जांपल देखने हैं, टेबल के अंदर लिखना चाहो तो अंदर लिख लो, ऊपर हेडिंग में कहीं लिखना चाहो वहां लिख लो। इन PCl5 the three equatorial bond pairs exert a stronger repulsion over the two axial bond pairs due to which the axial bonds are slightly stretched outward and they becomes longer. Slightly stretched outwards and they becomes longer. बताइए सबको समझ में आया? Yes. यस सर। ठीक है, अब देखिए 5 वाला कोई और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। PCl5 के बाद आप देखिए, आप एक चीज नोट करिएगा, मैं इसके आगे जितने भी एग्जांपल्स करवाने वाला हूं ना आपको, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑनवर्ड्स जितने भी एग्जांपल्स हम करेंगे वो सब हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स होंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले जितने भी एग्जांपल करवाऊंगा उसमें तो 10, 12 या 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको जितने भी और एग्जांपल इस टेबल के अंदर करेंगे ना, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल करने हैं, सब एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाले हाइपरवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। सो देखिए 5 वाला एक केस होता है SF4 में कुछ भी नोट नहीं करना, अभी सिर्फ देखिए, सल्फर के पास
6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इन 6 में से सल्फर 4 फ्लोरीन के साथ 4 शेयर कर लेता है। तो देखिए, एक फ्लोरीन के साथ मान लीजिए ये शेयर कर लिया, एक फ्लोरीन के साथ ये शेयर कर लिया, एक फ्लोरीन के साथ ये, और एक फ्लोरीन के साथ ये। अब गिनिए सल्फर के आसपास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, इंक्लूडिंग बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर? So 5. 5 में से बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? 3 4 4. 4 भाई 3 कैसे? एक 4 फ्लोरीन है ना, तो चारों फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड पेयर हो गए, और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये लोन पेयर है। तो ये भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस है, बट द ओनली थिंग इज दैट कि यहाँ पे 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पे 5 और ऑल 5 बॉन्ड पेयर थे, लेकिन यहाँ पे 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। अब मैंने आपको बताया कि जब तक ये 5 वाला केस चलेगा ना, सब में ज्योमेट्री सेम रहेगी, शेप बदलती है। ज्योमेट्री तो 5 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे भी वही रहेगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रहने की कोशिश करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर और नीचे रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा सूटेबल पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन शेप देखते हैं क्या चेंज आएगा। देखो स्ट्रक्चर देखिएगा, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल के सेंटर में सल्फर और एक फ्लोरीन यहां बना देते हैं, एक फ्लोरीन यहां बना देते हैं, एक फ्लोरीन परपेंडिकुलरली अबव द प्लेन, एक बिहाइंड द प्लेन, और यहां पे ट्रायंगल के एक वर्टेक्स पे एक लोन पेयर। किसी भी वर्टेक्स पे दिखा सकते हो वो लोन पेयर, आप चाहे यहां दिखा दो या यहां दिखा दो, लेकिन वो लोन पेयर ऊपर या नीचे नहीं दिखाना। उसके भी रीजंस बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्टकट बता देता हूं उसका क्या है। याद रखने का तरीका, हमें कैसे पता लगेगा लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है या एक्सियल पोजीशन पे रखना है, ये कैसे पता चलता है? वो पता चलता है इस नंबर के ऑड या इवन होने से। इन एवरी ऑड नंबर केस, जहां पे भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड होगा, वहां पे लोन पेयर प्लेन में आएगा, और जहां पे इवन नंबर वाले केस आएंगे वहां लोन पेयर परपेंडिकुलर पोजीशन पे आएगा। उसका रीजन भी पढ़ेंगे हम लेटर ऑन जब मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी याद रखिएगा लोन पेयर ट्रायंगल के तीनों पोजीशन में से कहीं पे भी बना सकते हैं, चाहे यहां बना लो यहां बना लो, लेकिन ऊपर नीचे नहीं बना। तो ये ज्योमेट्री, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। ज्योमेट्री अगेन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगी? शेप में आप इस लोन पेयर को मत देखो, बस बाकी तीनों चीजों को देखो, बाकी बॉन्ड्स देखो। देखो मैं यहां बनाता हूं, एक बॉन्ड ऊपर बन रहा है, एक बॉन्ड नीचे बन रहा है, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, यहां पे कुछ नहीं है, खाली है लोन पेयर। तो ये शेप आपको कैसी नजर आ रही है? क्या नाम दोगे इस शेप को, बताओ? बोलो। सीसॉ। दोबारा बोलिए। सीसॉ। एग्जैक्टली, जिन्होंने स्कूल में पढ़ा है वो जरूर बता सकते हैं। देखिए इस शेप को नाम देंगे हम सीसॉ। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा सीसॉ कैसे हो गया ये, ठीक है। सीसॉ मालूम है ना, वो जो पार्क में झूला होता है, झूलने वाला। देखिए ये था ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, मैं एक्सटेंडेड बॉन्ड्स के साथ दिखा रहा हूं। इमेजिन करो मैं एक बॉन्ड यहां से हटा देता हूं, ट्रायंगल के वर्टिस पे एक बॉन्ड हटा दिया, अब ये बन गया आपके सामने। अब मैं इसे ऐसे बना देता हूं वर्टिकल, तो आप देखिए ये तो हो गया फलक्रम, और ये हो गई बैठने वाली जगह, ये हो गया सीसॉ। सीसॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा? ठीक है। तो देखिए मैंने यहां से एक बॉन्ड हटाया और मैंने इसे वर्टिकल कर दिया, ये फलक्रम हो गया नीचे का, और ये बैठने वाली जगह हो गई। तो दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग इट विद द सीसॉ, ठीक है। तो ये सीसॉ है, अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल कर दें तो ये सीसॉ ही लगेगा आपको। तो इस शेप को बोलते हैं सीसॉ। ज्योमेट्री भी लिख लीजिएगा, ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, शेप है सीसॉ। अब देखो इसके आगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के आगे जितने भी केसेस ना, ये सारे केसेस अब मैं यहां से जो आगे तक के केसेस बता रहा हूं, उन सब में आपको बॉन्ड एंगल याद रखने की जरूरत नहीं। बॉन्ड एंगल्स की बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस होंगी जो आपको 12th में पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स में वेरिएशंस आ जाते हैं लोन पेयर की वजह से, इसलिए यहाँ के बॉन्ड एंगल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शेप, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर याद रखें। ये नोट करिए। कोई डाउट है इसमें तो बताइए। सर। हाँ सोनम। सर यहाँ डायग्राम में जो ऊपर से एफ का जो जा रहा है लाइन, वो अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा? ऊपर वाला तो अंदर जाएगा, लेकिन नीचे वाला यही रोक दे रहे हैं। क्योंकि ऊपर वाला अंदर इसलिए क्योंकि एक्चुअली आप समझ नहीं रहे सोनम,
ये मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं किसी चीज को। ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल ऐसे रखा हुआ है आपके सामने, फ्लैट ऐसे, तो आपको ऊपर वाला बॉन्ड सीधे सल्फर से निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो पीछे है, पीछे वाला नजर नहीं आ रहा। समझ रहे? पीछे वाला उस बाउंड्री के पीछे से जा रहा होगा। ओके सोना, यस सर। तो आज आप लोग इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नोट कर लिया ना सबने? मैं लॉग आउट कर रहा हूं।